नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 6 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके ये दिए हुए, आप इसका आंसर निकालिए, वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो 1 से लेकर के 10 का क्यूब में कितना दिया है 3025। अब हमें बताना किसका है 2 से लेकर के 20 तक का। तो हम एक काम करेंगे कि जो आपकी जो सीरीज है ना, जैसे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें से क्या करेंगे हम 2 क्यूब को हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे 2 क्यूब अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 आपका क्या बचेगा 10 क्यूब। ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 इंटू इसका मान हमें क्या दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 क्यूब तक का हमें मान क्या दिया हुआ है 3025। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 3025। अब हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 8 से 5 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 16 4 20 की 0 2 और 8 24, कितना हो गया 24,200। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.111 डॉट 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 बराबर 1/9 हो तो 0.444 डॉट डॉट किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, निकालिए आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे हमें किसका मान बताना है 0.444 का बताना है, 0.444 डॉट 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 इसका मान बताना है। हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से 0.111 इंटू 4 इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 0.44 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे हम 0.111 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें किसका मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है 1/9। तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 1/9 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 4/9 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1 माइनस एक्स पे पावर q माइनस पी प्लस 1/1 माइनस एक्स पे पावर q माइनस पी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे ये दोनों जगह सेम सा दिख रहा है q माइनस पी, तो ये यहाँ पे आपका p माइनस क्यू होगा। क्या होगा p माइनस क्यू, पहले p है q है इधर, इसमें क्या है q माइनस पी है। इसका मान बताइए। ऑप्शन 0 1 और ये आपके दिए हुए। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लगा भी लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व हम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। देखो 1/, ये हम ले रहे हैं 1/1 माइनस, अब आपका कितना दिया है एक्स पे पावर ये दिया। देखो इसे मैं इधर लिख लेता हूँ कि एक्स पे पावर दिया हुआ है हमें p माइनस के क्यू। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर p अपॉन एक्स पे पावर q। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे अगर हमें कोई भी दिया हो, जैसे एक्स पे पावर p माइनस के क्यू दिया हुआ है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स पे पावर p अपॉन एक्स पे पावर q, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स पे पावर p अपॉन एक्स पे पावर q। अब यहाँ पे प्लस
अब देखो दूसरा वाला क्या दिया उसे लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स पे पावर क्यू अपॉन एक्स पे पावर पी। इतने में क्लियर हुआ? जहाँ भी आपको क्लियर ना हो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो उसे हम अगले वीडियो में समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो एक्स पे पावर क्यू है, अब इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर हो जाएगा एक्स पे पावर क्यू, और ये एक्स पे पावर क्यू है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कहाँ गया आपका एक्स पे पावर क्यू, तो चला गया आपका ऊपर, और यहाँ पे ये क्या हो गया एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी, एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी, प्लस यहाँ से एक्स पे पावर पी ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स पे पावर पी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एक्स पे पावर पी माइनस एक्स पे पावर पी माइनस एक्स पे पावर क्यू। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे एलसीएम लेंगे हम, दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी, इधर क्या है एक्स पे पावर पी माइनस एक्स पे पावर क्यू। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो नीचे समय सीधा एलसीएम क्या मिल जाएगा एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स पे पावर क्यू पहले आ गया और ये बाद में हो जाएगा। तो ये एलसीएम मिल गया नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी। तो यहाँ से इसे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। यानी ये कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या को 12 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आता है, क्रमशः 8 आएगा। अगर हम 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 36 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आ रहा है 32 आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम 45 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है 41 आ रहा है। क्लियर हुआ? अब आप इनमें देखो सब में अंतर समान होगा। देखो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 4, 18 में से 14 4, 36 में से 32 4, 45 में से 41 4, यानी सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, समान डिफरेंस आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सब का क्या लेंगे एलसीएम, यानी कि 12, 18, 36, 45 का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और माइनस क्या कर देंगे, जो इनका डिफरेंस है उसे हम माइनस कर देंगे, माइनस जो डिफरेंस आया है, यानी कि जो भी अंतर है उसका घटा देंगे उसमें से। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 के लिए। देखो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे 12 के फैक्टर करो तो 12 के क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 12 के जो फैक्टर थे मिनिमम वो ये हो गए। ऐसे 18 के करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। तो देखो इसमें 3 तो है, एक 3 और आ जाएगा, 3 तरफ के 9, 9 दूनी 18। 36 के लिए कितना होता है 12 तिया 36, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी इसी में 36 आ जाएगा। 45 की है 5 इंटू 9, तो देखो 9 तो इनसे बन जाएगा, 3 तरफ के 9, 5 और बचा तो 5 हम यहाँ से और ले लेंगे। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, कितना हो गया 180। अब माइनस हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस निकाला था हमने कितना आया था 4 डिफरेंस आ रहा था, तो इसमें से -4 बराबर आपका कितना आ जाएगा 176। तो आंसर भी यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो उसने ABCD को किस अनुपात में बांटा, इस अनुपात में बांटा है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे नीचे से। एलसीएम कितना आएगा, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 3 का तो 3 ही फैक्टर हो गए, 4 के लिए कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 2 एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 का तो केवल 5 ही होगा, और 6 के लिए 3 इंटू 2 यानी 3 2 6 पहले से है। तो एलसीएम क्या हो गया इनका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, कितना हो गया एलसीएम, 60 हो गया। जब एलसीएम 60 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर इनका क्या अनुपात आएगा, देखो 3 से काटेंगे तो ये 20 बार, और इधर आपका 4 से ये 15 बार, 5 से ये 12 पंजे 60 यानी 12, और 6 से ये करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया, यानी 60 नीचे एलसीएम लेके 3 से 20 बार, ये 15, ये 12 और ये 10, तो टोटल कितना हो गया, ये 5 और 2 7, 1 2 3, 3 और 2 5, कितना हो गया 57। तो उसके पास जो टोटल पेन होंगे, न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, 57 होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। देखो इसे कई तरीके से कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एलिगेशन से कीजिए। किससे कीजिएगा, एलिगेशन से करते हैं, ठीक है। देखो उसने क्या रुपये किलोग्राम वाली चीनी उसके पास, एक तो देखो 20 वाली चीनी थी, एक चीनी उसके पास 15 रुपये किलो वाली थी। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, मिला करके उसने कितने में बेचा, 16 रुपये किलोग्राम वाली चीनी में बेचा, ठीक है। तो इसे हम करेंगे, देखो इधर लिख लिया मैंने 20 रुपये किलोग्राम वाली चीनी, इधर लिख लिया आपका 15 रुपये किलोग्राम वाली चीनी। इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बना वो क्या रुपये किलोग्राम से बेचा उसने, 16 रुपये किलोग्राम के भाव से बेचा है, जिस पर ना उसे लाभ हुआ है ना ही उसे हानि हुई है। तो देखो जो बीच का रेट है, यानी दोनों को जो मिला करके मिलाने वाला रेट है, तो देखो एक से तो वो कम होगा और एक से ज़्यादा होगा। तो देखो 16 में से इसे घटाएंगे, जिसमें से जैसे जो है, जैसे देखो 20 से ये कम है तो 20 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर 4 आ जाएगा। इसे 16 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से अनुपात क्या आ गया, 1:4। तो उसने उन दोनों मिश्रणों को, चीनी है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया है, 1:4 में मिलाया हुआ। देखो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। जैसे 16 है, 16 20 से छोटा है तो 20 में से घटाएंगे 16 को तो कितना आएगा, 4। 16 में से 15 को उठाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी अगर वो 1 किलो लेगा तो 15 रुपये किलोग्राम वाली चीनी उसे कितनी लेनी पड़ेगी, 4 किलो लेनी पड़ेगी। तब उसे अगर वो मिश्रण को 5 किलोग्राम चीनी को अगर 16 पे बेचेगा तो उसे समान रुपये प्राप्त होंगे, ना ही उसे कोई लाभ हुआ ना ही हानि होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यहाँ से ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन है 40%, 35%, 45 या 48%। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, अच्छा है और इजी भी है। तो देखो कैसे करेंगे, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि और उसकी टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। तो आय बराबर क्या होता है, देखो आय अगर हम निकालें इसकी तो आय क्या होता है, आय बराबर होगा इसकी सीटों की संख्या, क्या होगा, सीटों की संख्या इनटू टिकट की कीमत। यानी कि जैसे कितनी सीटें हैं और कितनी उसकी टिकट है, टिकट की कीमत, टिकट की कीमत इस तरीके से होगा। यानी आय जो निकलेगी वो दोनों के मल्टीप्लाई से निकलेगी। यानी देखो सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है और टिकटों में भी, यानी दोनों में क्या हुई है, कंजुगेटिव वृद्धि हुई है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे x + y + xy/100। यहाँ पे ये प्लस माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। कौन सा होता है, प्लस माइनस वाला। अगर जैसे मान के चलो एक बढ़ रहा है दूसरा लेस हो रहा होगा तो हम यहाँ पे माइनस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x यानी पहले में वृद्धि कितने की हुई है, 25% की, प्लस दूसरे में वृद्धि कितने की हुई है, 12% की, प्लस xy यानी x का मान 25, y का हमने 12 रख लिया,
प्लस एक्स वाई अपॉन 100 यानी 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 अपॉन 100, इतने के नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसे हम इससे काट देंगे, 25 से ये कितनी बार गया, 4 बार, और ये 4 से ये 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 12 प्लस 3, तो कितना हो गया, 25 और 2 27, 37, 37 और 3 40, कितना आ गया आंसर, 40% आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, तो बी को कितना अब लाभ हुआ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम देखो कैसे करेंगे। जैसे देखो ये तो हमने मान लिया कि ए था और ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, और बी ने घोड़ा किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। ए ने बी को कितने रुपए में घोड़ा बेचा है, 4800 रुपये में बेच दिया, यानी इसने बी को कितने रुपए में बेचा है, 4800 रुपये में, ठीक है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, यानी कि ए ने बी को 4800 रुपये में बेचा और ए को कितने की हानि होगी, 20% की हानि होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए ने ये कितने में खरीदा, तो हम इसे निकालेंगे। तो देखो 4800 रुपये में हमने किसी वस्तु को बेचा है और 20% की हानि हो गई, यानी कि ये माल कितने का रह गया, 80% का उसने बेचा है, ठीक है। जबकि वो खरीद के कितने का लाया होगा, 100% का, यानी ये वैल्यू जो 4800 है वो कितने परसेंट की है, 80 की। हमें कितनी निकालनी है, 100 की। तो इसे निकालेंगे तो 0 से 0 और 8 से ये 6 बार, तो कितना आ गया, 6000 रुपये। तो जो ए है, ए ने इसे कितने में खरीदा होगा, 6000 रुपये में खरीदा होगा। ए ने बी को कितने में बेच दिया, 4800 रुपये में बेच दिया। अब बी क्या करता है, इसे सी को बेचता है, किसे बेचता है, सी को। तो देखो बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी बी इसे इतनी पे बेचता है कि अगर ए इसे डायरेक्ट बेचता तो ए को 15% लाभ होता। यानी इसका अर्थ ये क्लियर हो गया कि बी ने सी को ये 6000 से अधिक में दिया है। कितने में दिया, 6000 से अधिक में, यानी 6000 पे भी 15% का लाभ मिल जाता है इसे। यानी अगर ए डायरेक्ट बेचता तो इसे 15% के लाभ पर बेचता, तो 6000 का हम 15% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 15%। तो 0 से ये 0 और 15 छके 90 और 1 0, यानी 900 रुपये। कितना लाभ हो जाता है, 900 रुपये लाभ हो जाता है। यानी कि ये कितने में बेचा इसने घोड़ा, इसे 6900 रुपये में बेचा। देखो फिर देखो दोबारा से, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। तो ए को अगर 15% लाभ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बी को कितना अभिलाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि बी ने खरीदा तो ये 4800 रुपये में, बेच कितने में दिया, 6900 रुपये में, उसे कितने रुपये का लाभ हुआ। तो हम 6900 में से 4800 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा, यानी कि बी को कितने का लाभ हुआ, 2100 रुपये का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की औसत आयु 84 वर्ष है, डी के शामिल होने पर औसत आयु 80 वर्ष हो जाती है। एक नया व्यक्ति जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है ए के स्थान पर आ जाता है और बी सी डी ई की औसत आयु 78 वर्ष हो जाती है, तो ए की आयु कितनी है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष। इस क्वेश्चन पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर टिक लगा लो, स्टार लगा लो। इन सब क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले देखो ए बी सी की औसत आयु दी हुई है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की औसत आयु हमें कितनी दी हुई है, 84 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 84 इंटू 3, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 4 12 की 2, 1 8 24 और 1 25, यानी 252 वर्ष हो गई। ए बी सी की कुल आयु कितनी हो गई, 252 वर्ष। अब ये कह रहा है डी के शामिल होने पर 80 वर्ष हो जाती है। अब इनकी आयु देखो ऐसे करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितनी औसत हो गई, 80 वर्ष। तो 80, अब कितने लोग हो गए, ये 4, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, यानी कि 320 वर्ष।
अब यहाँ से हम देखो क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो ये 3 व्यक्ति थे, यहाँ पे ये कितने हो गए 4, यानी डी अलग से आ गया। तो यहाँ से हम डी की आयु निकाल सकते हैं। तो डी की आयु यहाँ से कितनी आ जाएगी, 252 से 320 में 252 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, और आपका 11 में से 5 गया तो 6। कितनी आ गई डी की आयु, 68 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 68 वर्ष। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है, यानी डी से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से हमें ई की आयु मिल जाएगी। तो ई की आयु कितनी हो जाएगी, डी से 4 वर्ष अधिक, यानी कि 72 वर्ष। ये कितने साल का हो गया, 72 साल का। अब आगे क्या दे रहा है हमें कि ए के स्थान पर आ जाता है, यानी ये जो ई है वो किसके स्थान पर आ जाता है, ए के स्थान पर, और बी सी डी ई की औसत आयु 78 वर्ष हो जाती है। अब ये इस तरीके से दे रहा है कि ए तो चला गया, अब कौन रह गया, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इन चारों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 78 वर्ष हो जाती है, यानी 78 इंटू 4। तो कुल आयु कितनी होगी, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 28 और 3 31, यानी कि 312 वर्ष हो गई। अब हमें क्या बताना, तो ए की आयु कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें इतना तो पता ही है, डी की आयु कितनी है, 68 वर्ष है। ई की आयु हमें कितने दी हुई है, 72 वर्ष दी हुई है। इतना क्लियर। तो बी और सी की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर हम 312 में से इन दोनों को उठा दें तो बी और सी की आयु आ जाएगी। तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, ये दो इधर ले जाओ, 70 और 70 140। तो 140 इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कितना बचा, 2, 11 में से 4 गया तो 7, और इधर 2 में से गया तो 1, यानी 172 वर्ष। तो बी और सी की औसत आयु कितनी, कुल आयु कितनी है, 172 वर्ष है। कितनी, 172 वर्ष। अब मैं बतानी है ए की। तो देखो ए बी सी तीनों की कुल आयु कितनी थी, 252। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी, 252 में से हम क्या करेंगे, 172 को लेस कर देंगे, यानी कि जो कुल आयु ए बी सी की थी 252, उसमें से हमने बी और सी की लेस कर दिया, यानी 172 को लेस कर दिया। तो ये किसकी आ जाएगी, ए की आयु आ जाएगी। तो 2 में से 2 0, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8, और 1 में से 0, यानी कि 80 वर्ष हो जाएगी। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 80 वर्ष। क्लियर हुआ। आप इसके लिए एक काम कीजिएगा, साथ ही साथ पढ़ते रहिए, और आप वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर निकालिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। ऑप्शन हमें ये दी। ये तो ये मान के चलो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें हमें। देखो जैसे 8 संख्याएं थी, 8 संख्याओं का औसत कितना था, 21 था। अब मान के चलो हम क्या करें, औसत में सब में एक एक संख्या, हर संख्या में एक एक जोड़ दें। क्या करते हैं, जैसे 8 है, हर एक में एक एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, औसत भी हमारा 1 से जुड़ जाएगा। अगर हम एक एक कम कर देंगे तो औसत भी 1 से कम हो जाएगा। अगर औसत में अगर हम हर संख्या 2 का गुणा कर दें तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करेंगे तो औसत भी आपका कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 से हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें क्या करना, 21 × 8। तो 21 कितना होता है, 168। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है तो राशि है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है 5% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया है, केवल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यानी ये तो हो गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये हो गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल हमें ऐसा ही कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। दूसरे साल भी हमें ब्याज कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। यानी ऐसे कितने भी साल के लिए रहे उसकी ब्याज दर हमेशा समान रहती है। ठीक है, लेकिन सीआई में क्या हुआ, सीआई पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। अगली साल कितना मिलेगा, 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका जो 5 पे भी 5% ब्याज मिल जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है, तो 5 का 5% निकालें तो कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25। यानी सीआई उसे कुल कितना ब्याज मिला, 10.25% ब्याज मिलेगा। जबकि एसआई उसे
कितना मिलेगा, केवल 10% मिलेगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना अधिक मिला, 0.25%। कितना अधिक मिला, 0.25% अधिक मिला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 160 रुपये। यानी अगर रुपये वाइज बात करें तो 160 रुपये है, और परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना है, 0.25। तो 160 रुपये अधिक मिला। अब हमें क्या बताना, तो राशि क्या है, राशि अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और आ जाएंगे। अब 25 से काटो, देखो 25 चौक 100 और 2 जीरो। अब इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 4 64, और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो, 1 2 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 64,000 रुपये। कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन हमें ये दी हुई है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से लिख लो, आप ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो अगर 1/4 काम को 10 दिन में कर रहा है तो टोटल काम को कितने में करेगा, 40 दिन में। कितने में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, बी ऐसी अगर हम बात करें, बी 1/3 कार्य को कितने में कर रहा है, 20 दिन में। तो कुल कार्य को कितने में करेगा, 60 दिन में। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे देखो मैंने मान लिया कि ए किसी कार्य को, मतलब आधे कार्य को, यानी 1/2 कार्य को अगर तुम 10 दिन में कर रहे हो तो पूरे कार्य को कितने में करेगा, वो 20 में करेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बटे वाला होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका भाग दे देते हैं। तो 10 दूनी 20। ठीक है, यानी ऐसे समझो जैसे कोई आधे दिन में कार्य कर रहा है, यानी आधे कार्य को 10 दिन में कर रहा है। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। उसको 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा, 20 में। ऐसे ही मैंने यहाँ से कर दिया कि अगर 1/4 को कर रहा है 10 में तो कुल कार्य को कितने में करेगा, 40 में। 1/3 को कर रहा है 20 में तो कुल को कितने में करेगा, 60 दिन में। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं यूनिट मेथड से। तो कैसे करेंगे, देखो ये 40 में कर रहा है, ये 60 में। तो हमने मान लिया कि 120 यूनिट कार्य है। कितना है, 120 यूनिट कार्य है। तो 40 का भाग 120 में देंगे तो कितना आ गया, 3 यूनिट। यानी 120 यूनिट ये 40 दिन में बनाता है। तो पर डे क्या यूनिट आएंगे उसकी, 3 यूनिट। अच्छा, बी कितनी बना रहा होगा, 60 दूनी 20, यानी 2 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कितनी बना रहे होंगे, 5 यूनिट बना रहे होंगे। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितनी यूनिट बना रहे हैं, 5 यूनिट। उन्हें कितनी यूनिट बनानी है, 120 यूनिट। रोजाना कितनी बना रहे हैं, 5 यूनिट। तो कुल कितने दिन लगेंगे, 5 का इसमें 12 दे देंगे। तो 5 से कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120। तो आंसर कितना आ गया, 24 दिन में दोनों समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2xy/x+y से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे मैं बेस्ट तरीके से बताऊंगा। देखो सबसे अच्छा तरीका इसका एलिगेशन से कर लो तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे उसने 2 चालें दी हुई, एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार दी है और एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे वाली। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि पहली चाल उसने 8 किलोमीटर की चाल से गया, दूसरी वो कितने से गया, 16 की स्पीड से गया। ठीक है, अच्छा एवरेज उसका क्या रहा कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी। तो उसकी स्पीड कितनी आई, 80/7 हो जाएगी। यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 80/7। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो बटे में है, अब इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो, जैसे बटे में कितना 7 है तो सब में 7 का गुणा कर दो। इसमें 7 का कर दो, इसमें भी 7 का कर दो और इसमें भी 7 का कर दो। तो ये तो 7 से 7 कट गया, कितना हो गया, 80 रह जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये 16 7 112। तो इसे मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी इसे इधर लिख देता हूँ। देखो ये कितना हो गया, 56 हो गया। इधर कितना हो गया, 112। और जो उसका एवरेज रहा वो कितना रहा, 80 रहा। कितना रहा, 80 रहा। तो देखो जैसे एलिगेशन हम कुछ भी लगाएं, जैसे हम ऊपर क्या लगा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर ही तो लगा रहे हैं, स्पीड तो उसकी है किलोमीटर पर आवर। तो जो नीचे रेशो आएगा वो किसका आएगा, समय का रेशो आ जाएगा, यानी घंटे में समय का रेशो आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये 80 में से 56 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 10 में से 4 6 गया तो 4, और आपका इधर कितना बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, इधर आप करेंगे तो 2 12 में से 2, 11 में से 8, 3 बचे। ठीक है, अब इसे हम ये अनुपात आएगा आपका। ठीक है, ये 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और ये 8 तिया 24, यानी उन्हें जो समय का अनुपात लगा तो वो कितना लगेगा 4 घंटे और 3 घंटे। यानी कि अगर वो 8 की स्पीड से गया तो उसे 4 घंटे लगेंगे, 16 की स्पीड से चला तो वो 3 घंटे चला। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, उसने कितनी यात्रा पैदल की, तो पैदल वो कितने की स्पीड से गया था 8 से, तो उसने कितनी यात्रा की 8 की स्पीड से गया 4 घंटे, तो यानी 32 किलोमीटर, कितनी 32 किलोमीटर पैदल चला। अगर वो पूछता कि साइकिल से कितनी की, तो 16 की स्पीड से गया था, तो कितने घंटे 3 घंटे, तो 16 तिया 48 घंटे, दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है पैदल, तो पैदल कितना है उसका 32 किलोमीटर, कितना चला वो 32 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी, और हमें ऑप्शन ये दिए हुए। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो इसका ये है कि इस तरीके से करें, जैसे A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 पे पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा, P क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या हो जाएगा समय की हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप पहले ब्याज निकालो। ठीक है, जैसे हमें 1348.32 रुपये दी हुई है। ठीक है, ये क्या है आपका ब्याज समेत अमाउंट है, यानी मिश्रधन है, इसमें से मूलधन को घटा देंगे, यानी 1200 रुपये को घटा देंगे, तो कितनी ब्याज आ जाएगी हमारे पास 0.32, और इधर आपका 8 और 4, और इधर कितना 148, यानी उसे कितनी ब्याज मिल गई 148.32 रुपये मिल गई। ये ब्याज कितने साल में मिली है उसे 2 साल में, कितने मिली है 2 साल में। ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्याज मिली है उसे 148.32 रुपये, ये कितने रुपए पे मिली है 1200 रुपये पे, कितने पे मिली है 1200 रुपये पे, तो इसे हम इंटू 100 यहाँ से परसेंट ही निकालेंगे कुल कितने परसेंट ब्याज मिल गई, तो इसे यहाँ से हटा करके ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसे हम 12 से करेंगे, तो 12 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 12 ए से 1 और 12 एकन 12 बचे 2, 12 दूनी 24, कितना बचा 4, कितना बचा 24, 4 बचा, यानी 3 और उतार लिया हमने, 12 5 12 24 36, 3 बार 36, तो कितना बचा 4 और 3 7, यानी कि 7 और 2 इधर ले लिए, यानी 72 हो गया, 12 5 60 25 72, यानी 6 बार और जाएगा, और ये नीचे 2 जीरो तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो जो उसे कुल ब्याज मिला वो कितने परसेंट ब्याज मिला है 12.36% ब्याज मिला है, यानी 12.36% ब्याज प्राप्त हुआ। अगर हम पैसों की बात करें तो उसे कुल कितनी ब्याज मिला 148.32 रुपये मिले। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ 12.36% ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखो ये कितने साल में है, ये 2 साल में, कितने में है 2 साल में। तो इसका अर्थ क्या हुआ उसकी पर ईयरली ब्याज कितने की दर रही 6% की। देखो इसे कैसे, देखो 6 + 6 6 6 12.36%। ये मैंने बताया था आपको कि जैसे 6% की दर से 2 साल का CI कितना होता है 12.36 होता है। तो यहाँ से भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी हमें क्लियर दिख रहा है। देखो 6 6 12 तो ये हो गया और 0.36 ये हो गया, इसलिए हमें कितना हो गया 6% हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 19 11 13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 13 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। क्लियर हुआ। तो देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ये देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी हमें अनुपात क्या दिया है 19x अनुपात 11x, ये हमने x मान लिया इसके साथ में। ठीक है, और 13x। अब हमें अंतर किसका दिया लंबाई और ऊंचाई का, तो लंबाई आपकी कितनी 19x, ऊंचाई कितनी है 13x, तो अंतर कितना आ गया 13 में से 19 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6x, कितना हो गया 6x। 6x की वैल्यू हमें कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ जाएगा 6 से 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी
95 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो कितनी होगी 11 5 55 सेंटीमीटर, और जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी होगी 13 पंजे 65 सेंटीमीटर। ये उनकी एक्चुअल आ गई, ये तो अनुपात था और ये इनका एक्चुअल आ गई 95 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। अब हमें बताना घनाभ का आयतन कितना हुआ। तो देखो आयतन क्या होता है, यानी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या, देखो 5 इंटू 5 25, 25 पंजे 125, यानी लास्ट में कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि 0 दिया है लास्ट में, सी ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि 0 दिया है। अब बच्चे हमारे पास ये दो ऑप्शन, देखो इसमें भी 5 दिया और इसमें भी हमें 5 दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करके देख लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा BC है, जैसे केंद्र इसका क्या है O है और BC क्या है, इसकी एक जीवा है। उसमें बड़ी चाप BC पर A एक ऐसा बिंदु है, बड़ी चाप BC यानी जो BC बड़ी चाप है, यहाँ पर देखो ये एक A बिंदु दिया है जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है, तदनुसार BAC प्लस OBC किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमें ये दिए हुए 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से समझो, ठीक है। हमें किस किस का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक तो हमें ये वाला मान निकालना है, ठीक है, और एक हमें किसका निकालना है, इसका मान, इन दोनों का मान बताना है। तो देखो ये आप देखो ट्रायंगल OBC में, किसमें देखो त्रिभुज OBC में, अगर इसे हम x मान लें, किस वाले को, एंगल B को अगर हम x डिग्री मान लें, तो ये भी ये वाला एंगल है जो एंगल C है BCO, तो ये भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर, वो x डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो OB आपकी क्या है, त्रिज्या है, और OC भी त्रिज्या है। जब ये दोनों सामने के आमने सामने भुजाएं समान तो उनके कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। जब ये x और ये x तो O कितना हो जाएगा, O कितना हो जाएगा 180 माइनस के 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस के 2x। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये हमने x मान लिया, ये भी x हो गया 2x, तो 180 में से हमने कितना घटा दिया 2x घटा दिया, तो ये आ गया O का मान। अच्छा A का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखो क्लियर हो जाएगा। A का मान बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था सर्किल में कि जो केंद्र पर कोण बना होता है, जैसे समान जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बने वो उसी समान जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दूना होता है। यानी कि ये वाला कोण अगर ये x है तो ये कितना होता है 2x होता है, यानी इसका दूना होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर ये कोण बन रहा है 180 माइनस 2x, तो यहाँ पे ये परिधि पे इसका आधा हुआ, आधा कितना हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो 90 माइनस के x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इनका हम निकाल लेंगे योग, यानी एंगल A प्लस एंगल B का मान हमें पूछा हुआ है, तो एंगल A और B का मान कितना हो जाएगा, एंगल A हमें कितना दिया 90 माइनस के x, एंगल B कितना दिया हुआ है x से ये x कट गया तो कितना बचा 90 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 cos 80 इंटू कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 इंटू कोसेक 31 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 5। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है आपका 2 cos, इसमें देखो यहाँ भी कोसेक दिया हुआ है और इधर भी कोसेक दिया हुआ है, तो एक को हम बदल लेंगे, चाहे तो cos को बदल लो चाहे आप कोसेक को बदलो, ठीक है। तो हम कोसेक को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आपका 3 cos 80 इंटू, इसे हम कोसेक को अगर साइन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक का 1/sin
10 हो जाएगा, 1/sin10 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 cos 59 इंटू 1/sin31। क्योंकि हमें पता है, देखो कैसे बदलते हैं, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, इसलिए ऐसे हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, उसी से हमने कोसेक को हमने कितना लिख दिया 1/sin31 और कोसेक 10 को कितना लिख दिया 1/sin10। अब देखिए यहाँ से ये सॉल्व लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आगे देखो 3 इंटू cos 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10 अपॉन में ले आते हैं इसे। ठीक है, sin 10 प्लस 2, इसे हम cos 59 को कैसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31, यानी 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 59 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा sin 31। इतना क्लियर हुआ, इतने तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक चीज़ और देखो यहाँ से, जैसे हमें पता है, जैसे अगर हमें इस तरीके से दिया हो cos 90 माइनस थीटा, तो इसे हम बदलेंगे तो ये हमारा क्या आएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। तो ऐसे ही यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कितना हो जाएगा sin 10 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा sin 10। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसे ऊपर करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 10 अपॉन हमें sin 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ sin थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 31, और sin 31 हमें पहले से दिया हुआ है, इसे हम क्या कर देंगे कट हो जाएगा, ये sin से sin कट गया, इधर sin 31 से sin 31 कट गया, तो कितना हो गया 3 + 2 यानी कितना हो गया आपका 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/x + 1/y + 1/z बराबर 0 तो x + y + z बराबर 7 हो तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz का मान क्या होगा। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये लगभग पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आप आंसर निकालिए कितना होगा पहले आप। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर x + y + z। अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz, इसे इधर कर लेते हैं, माइनस z। ये फॉर्मूला आप लिख लो, क्या है x² + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर x + y + z कोष्टक में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें मान कितने का बताना है, इसका मान बताना है। तो अगर इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमें केवल मान इतने का मान बताना है, यानी इसके बराबर हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, इसका तो हमें 7 दिया हुआ है, x + y + z का हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब हमें इसका मान और चाहिए, यानी x² + y² + z² का मान कितना होगा।
ये मैंने कोष्टक में कर दिया। अच्छा, हमें ये वैल्यू दी हुई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा x बाई जेड, तो यहाँ से एलसीएम हो गया। अब x से यहाँ पे कितना आएगा बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स बाई बराबर कितना है 0 दिया है। तो यहाँ से ये इसमें जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इतने का मान कितना आ जाएगा एक्स बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0। अच्छा, एक मान की जरूरत और हमें पड़ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है इसका मान। हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया था 7, तो 7 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा बराबर यहाँ कितना रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतने का मान कितना दिया हुआ है, हमने कितना निकाला 0 निकाला। देखो ये आपके सामने 0 है, तो यहाँ से कितना हो गया 0, तो ये 0 तो ये भी पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49 और x प्लस वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी दोनों मान मिल गए तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का तो 7 आ गया और इसका मान कितना आया था आपका 49, कितना आया था 49 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 × 49। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 हो जाएगा, 63 की 3 आएगा पीछे, कितना आएगा 3, और वैसे 343 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।